अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मेरा नाम है युसरा एजाज खान। भाई कल तो कराची ने खुश कर दिया बारिश करके। लिटरली मैंने इस तरह की बारिश कराची में काफ़ी टाइम से नहीं देखी थी और लाहौर में जब मैं होती थी तो ऑन एंड ऑफ होती रहती थी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तेज़ बारिश होगी और इतने मज़ेदार किस्म से पूरी रात चलती रहेगी। लाइट का भी सिलसिला ऑन एंड ऑफ होता गया। जैसे आज सुबह मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए थे, मैंने ऑफिस आके इस्त्री करवाए हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन ये जो मौसम के अंदर थोड़ा सा चेंज आया है उसकी वजह से आई एम श्योर के सबके रवैयों में भी थोड़ा चेंज आया होगा, थोड़ा एटीट्यूड में भी चेंज आया होगा। ज़रा आप लोग खुश फील कर रहे होंगे, फ्रेश फील कर रहे होंगे और सुबह सुबह बाहर एक स्ट्रोल लेने का दिल कर रहा होगा, वॉक पे जाने का दिल कर रहा होगा। मेरा भी बिल्कुल दिल कर रहा है कि एक मज़ेदार सी कॉफ़ी के मग के साथ जो है बैठ जाएं और आपसे बातचीत भी करें। तो आज का हमारा जो शो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। दो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से आप को मिलाएंगे और उनसे चिट चैट करेंगे, बातें करेंगे। उसी के साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आज जिनके बारे में जो मैं ओवर द वीकेंड देख रही थी, जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा और आने वाला वीक जो है आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का होगा, क्योंकि मंडे ही होता है जो कि मूड सेट कर रहा होता है पूरे वीक का। और मुझे तो पर्सनली आज मंडे ने खुश कर दिया है। जितना अच्छे किस्म का जो वो वेदर हो रहा है और उसी के साथ साथ जो डिफरेंट किस्म की आपकी जो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो मुझे तो बड़ा ही खुश कर दिया है मंडे ने। अगर आपको हमें कॉल करना है और शो का हिस्सा बनना है तो ज़रूर बनिए। सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स। तो भाई आज के हमारे मेहमान कौन हैं, जो मेन सवाल आप सबके दिमाग में घूम रहा होगा। तो आज सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे एक ऐसी लड़की को जिसको मैं बहुत टाइम से जानती थी और उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से उसने अपनी जर्नी को जो है वो चेंज किया है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह फील्ड स्विच कर करके जो है यहाँ तक पहुँची है। और हम एक बहुत ही नामवर पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 80s में जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। 1987 28 ईयर्स की एज में वर्ल्ड के यंगेस्ट मेयर रहे हैं और अपनी मेयरशिप में कराची का नक्शा बदल दिया उन्होंने। और MQM से बहुत टाइम से बहुत क्लोजली रिलेटेड रहे हैं और किस तरीके से कराची के लिए इतना सब कुछ किया है। और उसी के साथ साथ पढ़ाई को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा। MBBS डॉक्टर हैं, BBS फारसी से भी पढ़ा हुआ है और पेरेंट्स के साथ बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी। कौन है वो है द वन एंड ओनली डॉक्टर फारूक सत्तार। उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो जल्दी से अपना शो पहले शुरू करते हैं। और मैं आपको बता रही थी एक प्यारी सी लड़की के बारे में जिसको मैं जानती काफ़ी अरसे से हूँ, तो उनके बारे में बात भी करेंगे। कौन है वो, क्या है वो, थोड़ा सा सस्पेंस आपको क्रिएट करके रखते हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर फारूक सत्तार पर हमने क्रिएट किया एक पैकेज। आपको मिलवाने से पहले ये पैकेज देखते हैं और फिर उनसे भी चिट-चैट करेंगे। सो गो वॉच दिस। डॉक्टर फारूक सत्तार 9 अप्रैल 1959 को पैदा हुए। सियासी सरगर्मियों का आगाज 1978 में ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया। आपने सेंट मेडिकल कॉलेज से 1986 में ग्रेजुएशन किया। 1987 में डॉक्टर फारूक सत्तार कराची के मेयर मुंतखब हुए। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 28 बरस थी। आपका शुमार दुनिया के यंगस्टर मेयर में होता है। आप 1988 से नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के मेंबर रहे। आप सूबाई और मरकजी वजीर भी रहे। आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के कन्वेनर भी रहे। डॉक्टर फारूक सत्तार एक ऐसे मुतहर्रिक सियासतदान हैं जिन्हें अपनी बात पेश करने का हुनर बखूबी आता है। आप शायरी से भी शगफ रखते हैं। लफ्जों का चुनाव और लहजे की तासीर डॉक्टर फारूक सत्तार के खिताब का खासा है। आपको मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर पढ़े लिखे और मंझे हुए सियासतदान की हैसियत से तस्लीम किया जाता है। आप क़यादत की खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं।
हमारी खुशनसीबी कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने हमारे मॉर्निंग शो जी उठा पाकिस्तान के लिए कीमती वक्त दिया। आइए मिलते हैं मारूफ सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार से। जी, जैसे कि हमने आपको बताया था कि डॉक्टर फारूक सत्तार आज हमारे सेट्स पर हैं, तो जल्दी से उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लगता है हमने आप पे बड़ा जुल्म कर दिया सुबह सुबह उठाकर। सारे मॉर्निंग शो वाले यही करते हैं। हाँ, लेकिन ये क्या बात करें, तो ये है। भी एक रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, ये बात तो मॉर्निंग है। शो के व्यूअर्स बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, और आपके चाहने वाले बहुत हैं। आज आप देखिएगा हमें कैसे कॉल्स पे कॉल्स आएंगी, क्योंकि आप आज हमारे सेट्स पर आ गए हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया फिक्स आने मैच का। नहीं होना चाहिए, नूरा कुश्ती नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल आपने बारिश कैसे एंजॉय की ये बताएं, क्योंकि कराची में तो अमूमन बारिश होती ही नहीं है। मैं था गुलिस्तान जौहर में, एक स्टूडेंट्स बहुत सारे वहाँ पर थे, कोई 1000 के करीब बच्चे थे, और कव्वाली थी वो ताजी बरादरान की। ओहो, फिर तो बड़ी और यानी वहाँ बड़ी बारिश हो अच्छी गई। आपकी मौसम के साथ और कव्वाली के साथ बड़ा वहाँ अच्छा। बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई, लेकिन सब बैठे रहे वहाँ पर। हाँ अच्छा, फिर वो थम गई तो लोगों ने कहा चले और कव्वाली एंजॉय करेंगे। मैं फिर 1-2 शादियों में जाना था, जी। तो जब शादी में कहीं पहुँचे तो फिर इतनी तेज़ बारिश हुई, फिर दूसरी शादी में तो जाना मुमकिन ही नहीं था। इतना हमारे यहाँ ये ना कि ये रहमत की उसमें आड़ में जहमत होती है। बिल्कुल और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। और जो लोग झुग्गियों में हैं, कच्चे मकानों में हैं, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा, तो आप इस मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी नहीं कर सकते ये सोच के कि उनका क्या हो रहा होगा। वाकई, और ये तो एक नया पर्सपेक्टिव है जो आपने मुझे दिया है। मैं तो जैसे अभी इंट्रो में भी आपने कही थी कि मैं तो इतनी खुश थी कि बारिश हो रही है और हमने इतना एंजॉय किया, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम लोग अपनी एंजॉयमेंट में कहीं भूल जाते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सर पे शायद छत भी ना हो, और उनके लिए तो अजाब ही बनेगी ये बारिश। फिर ड्राईनेस होती है ना, ये जो विंटर का सीज़न है, उसके लिए ये बारिश का होना तो बहुत अच्छा है। ओवरऑल इससे सारी चीज़ें प्लेजेंट होती हैं और लोगों को भी एक मौका मिलता है। लेकिन हमारी ये मसला है कि हम उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सिविक सर्विसेज और उसका बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मेरी स्टोरी वहीं की वहीं रहेगी। मैं आप लोगों को बता रही थी एक प्यारी सी लड़की के बारे में जिसको मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ, ज़ैबिस से। उन्होंने पहले तो अपनी डिग्री हासिल की एज अ डायरेक्टर, उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की, लेकिन मेरा काफ़ी अरसे से उनसे कॉन्टैक्ट नहीं था। मैं सिर्फ उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करी थी, और देखते ही मैं TV पर देखने लगी, और फिर उसके बाद एकदम मैंने कहा ये हुआ क्या है, मुझे भी बताओ, ये जर्नी कैसे एकदम से ऐसे शिफ्ट कैसे आया। बचपन में मुझे लगता नहीं था कि इस तरह का कोई तुम्हारा शिफ्ट होगा, कभी बातचीत में कभी मेंशन नहीं करा कौन है वो लड़की, और आज वो हमारे सेट्स पे क्या कर रही हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। सरहा असगर है हमारे साथ, तो सरहा असगर पे हमने एक पैकेज प्रिपेयर किया, तो जाके पहले ये पैकेज देखते हैं, फिर सरहा से भी बातचीत करते हैं। सरहा असगर पाकिस्तान की उभरती हुई ड्रामा आर्टिस्ट और मॉडल हैं। आप 1 जनवरी को पैदा हुई। सरहा का स्टार कैप्रिकॉर्न है। आपने 2017 में अपने फनी कैरियर का आगाज ड्रामा सीरीज जिंदान से किया। सरहा असगर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अदाकारी कर रही हैं। आपकी परफॉर्मेंस को पसंदीदगी की नजर से देखा जा रहा है। सरहा के मशहूर ड्रामों में बब्बन खाला की बेटियां और कमबख्त तन्नो शामिल हैं। आइए मिलते हैं सरहा असगर से और जानते हैं उनकी मसरूफियात, पसंद नापसंद, मुस्तकबिल और ख्वाबों के बारे में। ओके, अस्सलाम वालेकुम सरहा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सरहा, ये चेंज कैसे आया मुझे भी ज़रा बताओ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लाइक वे बैक व्हेन वी न्यू ईच अदर, तो मुझे तो बस लगता था कि लाइक यू आर इनटू स्टडीज़। थोड़ा बहुत मुझे लगता था कि खाना बनाना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का तो तुम्हें शौक था, ये तो तुम्हें भी पता है। कितने तो तुमने कार्ड्स बनाए। तो कैसे ये एज ए डायरेक्टर पहले तुमने जब अपनी एजुकेशन परस्यू की, उसके बाद ये शिफ्ट कैसे आया? अच्छा, इनिशियली आई वांटेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर। ठीक है, आई वाज वेरी बैड एट ड्राइंग। मुझे ड्राइंग नहीं आती थी और मेरी बहन उतनी अच्छी थी ड्राइंग में। सो शी वाज अमेजिंग एट आर्ट्स। तो माय सिस्टर वाज लाइक यार देखो तुमसे नहीं हो पाएगा, तो यू गो टू ज़ैविस्ट एंड यू बी अ जर्नलिस्ट। आई सेड ओके, आई विल गो टू ज़ैविस्ट, आई बी अ जर्नलिस्ट। तो जैसे मैंने सेकेंड ईयर में जब मुझे अपना मेजर चूज़ करना था, आई रियली लाइक डायरेक्शन,
कि यू नो सेट्स पे कैसे काम होता है, डायरेक्ट कैसे करते हैं, सब कुछ क्या होता है. सो उसके दौरान हमने एक कोर्स किया था जिसका नाम था थिएटर प्रोजेक्ट. तो वो करके इतना मज़ा आया, लाइक कि व्हाई नॉट बी एन एक्टर. So I got an opportunity. There was an agency. I joined that. So through that I did my first drama, which was Khot. So that was my first drama. उसके बाद I kept on going. So I really enjoyed it. So उसके बाद जब मैंने ज़ाबिस के दौरान स्टार्ट किया तो कम काम किया, but last year जब मैं graduate हुई उसके बाद I did a full time. So that's how I got into acting. Absolutely. और यही होता है छोटी छोटी स्कूल में जो चेंजेस होती हैं और यही चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं. फारूक भाई, मैंने आपके बारे में जब आप शो पर आ रहे थे तो मुझे रिसर्च तो करनी थी. तो रिसर्च मैंने कैसे की कि मैंने जाके अपने पेरेंट्स से पूछा, और मैंने जाके, मेरे पेरेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो मैंने कहा अब जो चीज़ वो बता सकेंगे सारी बातें, वो शायद मुझे कहीं पे किसी शो में, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करके नहीं मिलेगी. तो उन्होंने जैसे मुझे बताया कि आपके पेरेंट्स काफ़ी सख्त किस्म के पहले होते थे, स्ट्रिक्ट होते थे, कभी कभार शरारतों पे आपको बाथरूम में बंद कर दिया जाता था. उसके अलावा मुझे बताया कि आप पहले किसी और स्कूल में थे और फिर आपने BVS ज्वाइन किया, और मैं मामा पारसी से हूँ तो मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ. कैसा एक्सपीरियंस था? और BVS पारसी से फिर ग्रेजुएट होके मेडिकल परस्यू किया था आपने, मेडिकल परस्यू किया, लेकिन मेडिकल डॉक्टर बनना और एक पॉलिटिशियन बनना काफ़ी डाइवर्स चीज़ें. तो पॉलिटिक्स की तरफ फिर कैसे आई? आपकी एकेडमिक जर्नी जो है किस तरह यूं टर्न ट्विस्ट होते होते मेयर बन गए आप, यंगेस्ट मेयर इन द वर्ल्ड? मेरे ख्याल में अगर आप बहुत सेंसिटिव हों और जो हमारे माशरे में नाहमवारी है उसको आप ज़्यादा फ़ील करें, लोगों के साथ ज़्यादती और जुल्म हो रहा हो और उनकी कोई आवाज़ ना हो, और आपको अगर कहीं से कोई प्लेटफॉर्म मिले और आपको लगे कि यहाँ आप लोगों को बेहतर सर्व कर सकते हैं. जी. देखें, डॉक्टर बन के भी मेरा इरादा था कि शायद प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाऊँ. मैंने और आपने कुछ टाइम प्लास्टिक सर्जरी प्रैक्टिस की थी मैंने, और ट्रेनिंग भी ली थी. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फिर आई फाउंड माई सेल्फ डूइंग क्रॉस सर्जरीज, रेडिकल सर्जरीज, एम्पुटेशंस ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. बिल्कुल. तो यहाँ भी ज़रूरत है सर्जरी की. यहाँ भी गला सड़ा निज़ाम है, फरसूदा, उसको उखाड़ कर फेंकना है, उसकी भी रेडिकल सर्जरी करनी है. तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर मैंने एक मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किया, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज. तो मैं एक डॉक्टर शायद कितना अपने करियर में सर्जरीज करता, कितना काम करता, पर हमने एक कॉलेज बना के पहली मरतबा पाकिस्तान का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कॉलेज था, KMDC. जी. तो हज़ारों डॉक्टर्स वहाँ से प्रोड्यूस हुए. बिल्कुल. तो जो एक डॉक्टर सर्जरी करता, हमने हज़ारों डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए, वो सब सर्जरी कर रहे हैं. क्या बात है. तो इसका और आप जो है वो माशरे की सर्जरी कर रहे हैं. हम माशरे और सियासत की सर्जरी कर रहे हैं. बिल्कुल. तो सबका एक काम है और किसी ना किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है. मिडिल क्लास से पॉलिटिक्स में लोग नहीं आते हैं जी. ये समझा जाता है कि उन्हीं की इजारादारी है जो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होते हैं. बिल्कुल. ये तो हमारे तो पॉलिटिक्स लेगेसी की तरह चल रही होती है. फिफ्डम्स हैं, बिल्कुल, राजवाड़े हैं, मौरूसी सियासत है, 500 फैमिलीज जो हैं पॉलिटिक्स में. बिल्कुल. पार्टी शायद चेंज करते हों लेकिन उन्हीं 500 लोगों में लेफ्ट राइट होता है, उन्हीं का कब्जा है सियासत पर. लेकिन मेरे ख्याल में अब ये थोड़ी सी मिडिल क्लास इमेंसिपेशन हुई है, थोड़ा सा लोगों को शऊर आया है जी. थोड़ा सा लोगों ने ये फील किया कि हमें भी उसमें अपना हिस्सा डालना है. तो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं. और पॉलिटिक्स ऐसा सच बुरी नहीं है. बुरे लोग पॉलिटिक्स को बुरा बनाते हैं, तो अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर तो सब क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे. बात तो ये कि वो कहते हैं ना कि प्यास तेरी समंदर भी हो जाएगी, रोशनी तेरे अंदर भी हो जाएगी, एक बस काम कर मशले थाम कर पानियों में उतरने का फन सीख ले. तो पानी में उतरेंगे तो पता चलेगा. बिल्कुल जबरदस्त. अच्छा, शायरी से भी आपको लगाव है, इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था ना आज आप आए तो कॉल्स आ रही होंगी, तो हमारे पास है एक कॉलर. लेट्स सी के कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी इसका याहिया बात कर रहा हूँ. बिल्कुल ठीक ठाक. याहिया, आप कैसे हैं? देखे मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी हो गई फारूक भाई को देख के. क्या बात है, क्या बात है. तो हमारे साथ फारूक भाई को देखकर. जी फारूक भाई. नहीं, मुझे तो रोज देखते हैं, आज आप आए हैं. नहीं, इनको तो मैं रोज देखता हूँ. पहले तो मैं सरा को भी सलाम करना चाहूंगा, अल्लाह ताला इनकी खैर को मजीद रोशन करे. लेकिन फारूक भाई बैठे, फारूक भाई से दूसरा मेरे इत्तेफाक से 2 दफा डिनर करने का मौका मिला फारूक भाई के साथ.
वो शायद इनको तो नहीं याद होगा, ये बहुत बड़े आदमी है, मेरे एक दोस्त होते हैं इरफान गनी लंदन में, तो वो इनके भी दोस्त हैं। जब वो यहाँ मुझे ले गए फारूक भाई से, मुझे इन्होंने पहली दफा PIB में मिलवाया, इन्होंने मुझे डिनर भी हमें करवाया। लेकिन फारूक भाई की जो खुसूसी बात है ना, वो पॉलिटिशियन अपनी जगह है, देखिए इनका जो अंदाज बयां, और दूसरी बात है कितने हम्बल आदमी है। जब भी ये मिलते हैं बड़ी प्यार से मिलते हैं, और जिससे भी मिले, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, वो इन्होंने कभी भी अपने एक पॉलिटिकल माइलेज को यूज नहीं किया, कभी भी अपने आप को इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद जो आदमी एक थोड़ा सा अकड़ आया थी वो नहीं आई। मैंने बहुत से लोगों से इनकी पार्टी से मुलाकात की, लेकिन इनके अंदर जो हम्बलनेस है ना, इट्स वेरी डिफरेंट। और इनकी सबसे खुसूसी बात है कि मैंने इनको कभी भी कोई इरिटेट होते इस तरह नहीं देखा। इतने स्ट्रेस में रहने के बाद भी ये शख्स इतना काम रहता है कि मैं आई एम रियली अमेज्ड, मुझे बड़ी हैरत की बात लगती है। और जो इनकी मादरी जबान ये नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उर्दू इतनी खूबसूरत, इतने अल्फाज इतने अच्छे यूज करते हैं कि मैं हमेशा इनकी बात सुनता हूँ और मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ। फारूक भाई, मुझे इरफान भाई से अक्सर आपका जिक्र होता रहता है, लंदन वाले इरफान भाई से, लेकिन आप एक बात बताएं कि आज आप एक डॉक्टर थे, प्रोफेशनल डॉक्टर थे, आज आप पॉलिटिक्स में आके व्हाट डू यू थिंक कि आज आप क्या रियलाइज करते हैं कि आपका डॉक्टर होना ही सही था या आपका पॉलिटिशियन होना सही था? थैंक यू सो मच। नहीं, मेरे ख्याल में मैंने तो खुद बताया कि आपका काम तो आपके लिए बोलता है। बिल्कुल, मैं एक डॉक्टर के तौर पे कितनी सर्जरीज करता, कितना लोगों को रिलीफ दिलाता। फिर हमने यहाँ जाकर जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है, उस पर फोकस करना जी। हम अपना ज़्यादा बजट पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी में इलाज मालजे पे ना लगाएं, बल्कि एहतियात पे लगाएं, ताकि वो बड़ा ख़र्चा बच जाता है और लोगों को शऊर दें कि भाई मैंने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो हमने इस पर ज़्यादा काम किया। फिर एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना के, तो मेरे ख्याल में एक बड़ी सर्विस थी वो भी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो डेंटल से जो डेंटिस्ट थे वो तो कराची में उसकी तो ट्रेनिंग थी नहीं, जामशोरो जाना पड़ता था। वो भी हमने यहाँ शुरू किया, पहला कॉलेज हमारा ही था। तो मेरे ख्याल में आई एम बेटर ऑफ, आई एम वेरी कंटेंटेड। और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला को भी मंजूर था, उसका सिलेक्शन होता है। बिल्कुल, इंसान के लिए तो बहाने बनते हैं, किसी भी करियर में चला जाता है, फैशन डिज़ाइनर एक्टर बन जाते हैं, एक्टर डायरेक्टर बन जाते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाते हैं। बिल्कुल, सारा करियर है ये, बस। एब्सोल्युटली। हमारी बातें तो यहाँ पर चलती रहेंगी, सरहा से भी, फारूक भाई से भी, लेकिन उससे पहले हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हम देखेंगे हमारे किचन में क्या पक रहा है, और उसके बाद इसी तरह से चिट चैट करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। अच्छा, ड्रामों का भी शौक है आपको? रात को सर्फिंग करते हैं हम लोग, तो वो सारा CNN भी देखा, BBC। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और हमारे साथ मज़ेदार किस्म के मेहमान हैं। फारूक भाई आए हुए हैं आज हमारे साथ, और सरहा असगर है हमारे साथ, और शाकरा जो है वो भी हमारे आज सेट्स पर हैं। तो देखते हैं कि शाकरा आज हमारे लिए क्या बना रही है, क्या पकने वाला है हमारे किचन में। तो जल्दी से पहले ओवर टू यू शाकरा, बताएं भाई आज क्या बन रहा है। थैंक यू युसरा, एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि और हमारे ऑनरेबल गेस्ट को भी, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे साथ है। और मेरे लिए तो युसरा आज वाकई में बहुत खुश भी थी, और बहुत ऑनर की बात है कि फ़ारूक सत्तार साहब आज हमारे साथ हैं, और मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में इनसे यानी मिलने का मौका मिल रहा है। एंड थैंक यू GTV कि जिन्होंने इतना अच्छा हमें ज़बरदस्त सा आज मौका दिया है, क्योंकि पता है ये इस तरह की हस्ती हैं कि जब हम TV पे देखा करते थे, और जो इनकी स्ट्रगल है शुरू से हम देखते आ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक इनके लिए अचीवमेंट है, और हम सब के लिए भी। अल्लाह ताला इनको सेहत के साथ और तंदुरुस्ती के साथ आगे और काम करने की हिम्मत दे, और आगे भी करते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। और साथ साथ एक खूबसूरत सी हमारे साथ सना भी मौजूद है, और हमारी होस्ट की तो क्या ही बात है, क्योंकि वो जब साथ होती हैं तो वाकई ऑब्वियसली बहुत मज़ा आ रहा होता है, साथ साथ हम इंजॉय कर रहे होते हैं शो को। और आज क्या किचन में बन रहा है, क्योंकि इतने ज़बरदस्त से गेस्ट हैं तो कुछ ख़ास चीज़ होनी चाहिए थी, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आज हम बना रहे हैं बड़े ही मज़ेदार किस्म के, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बना रहे हैं तंपूरा प्राउन,
ठीक है, उसको बनाएंगे, बहुत सिंपल है रेसिपी। और उसी के साथ हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी ट्रैफल, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ट्रैफल बना रहे हैं। सिंपल है, कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जल्दी जल्दी ये दोनों चीज़ें बनेंगी। उसी के साथ हम फ्राइज़ को भी सर्व करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है प्राउन टम्पूरा की। उसके लिए आपको क्या चाहिए, ठंडा यख पानी चाहिए। यहाँ पे 3/4 कप हम मैदा लेंगे, 3/4 कप हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लेंगे। उसमें मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, उसी में हम लेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून में यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें ले रही हूँ, और 1 टीस्पून सॉल्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। उन सबको मिक्स करेंगे और 2 अंडों के साथ उसका बैटर बनाएंगे। और जितना पानी हमें रिक्वायर्ड होगा, लेकिन ठंडा पानी चाहिए, जितना चिल जिसे कहते हैं बर्फ़ के निकला हुआ पानी होगा, उतना अच्छा आपका बैटर होगा और उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उसको हम डीप फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे उस पर कैसे कट लगा के उसको लंबा करेंगे, उसको जंबो करेंगे, और उसके बाद तम्पूरा बनाएंगे, वो बनाना है। और ट्रैफल के लिए हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 750 ml दूध लिया है। उसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जब वो बॉईल हो जाएगा, एक बॉईल आ जाएगा, उसके अंदर हमने डाल देना है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को यानी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर हम यूज़ करें, 3 टेबल स्पून लेंगे, उसको थोड़े से दूध में मिक्स करेंगे, उसमें डाल देंगे। उसी में डालेंगे कंडेंस मिल्क, एक पूरा कैन ले रहे हैं, और उसी में हम यूज़ करेंगे क्रीम का एक पूरा पैकेट। वो डालकर उसको क्रीमी करेंगे, और जब वो बन जाएगा उसको साइड में रखेंगे, बिस्किट की लेयर बिछाएंगे, उसी पे ट्रैफल डालेंगे और बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ के साथ इसको डेकोरेट करेंगे और मज़ेदार सा एक ट्रैफल बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओवर टू यू युसरा, क्योंकि जल्दी से कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सारी बातें जाननी है फारूक सत्तार साहब के बारे में, तो आप जल्दी से बस चिट चैट शुरू कीजिए। और वो जो ट्राइफल आप बना रही हैं, फिर हम उसको ठंडा करेंगे और फिर युसरा उसको खाएगी, बेसिकली ये होता है। अच्छा जी, खाने की जब इतनी सारी बात हो रही है, तो आप दोनों को खाने में क्या पसंद है? फारूक भाई, आपका तो मुझे पता है आप बहुत पिकी हैं, क्योंकि 1-2 बार आपको जैसे जब मेरे घर बुलाया गया, आप सब्जियाँ बड़ी शौक से खाते हैं। आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैं सब्जी खाऊंगा, तो मेरे लिए सब्जी बनाई, चाहे दाल चावल बनाए। दाल चावल से बेहतरीन कोई ग़िज़ा है ही नहीं जी। उसके बाद सब्जियां हैं जी, भिंडी खा लेते हैं, करेले भी खा लेते हैं, वरना सी फूड की तरफ थोड़ी सी टेंडेंसी है। चलिए, यानी आज आपकी लाइकिंग है, तो प्रॉन बन रहे हैं, तो फिर हाँ, तंपूरा खा तो लेंगे फिर आप हमारे साथ आज, बिल्कुल। और सरा, आपको खाने में क्या पसंद है? क्या आप पिकी ईटर हैं या नहीं? नहीं, मुझे खाने का कोई इतना ख़ास शौक है नहीं। नहीं है, मुझे इतना नहीं है कि खा लूँगी, लेकिन रिसेंटली तो मुझे चिकन भी डॉक्टर ने मना कर दी थी, क्योंकि इतनी बुरी एलर्जीज़ हो गई नहीं कि मैं नहीं बता सकती। हाँ। सो अब मैं मटन पे आ चुकी हूँ और सब्जियों पे आ चुकी हूँ। सो इट्स लाइक मटन सब्ज़ी यही चलता रहता है पूरा दिन, दैट्स इट। हाँ, सही। अच्छा, तो जब खाने के लिए कभी ऐसा दिन होता है कि आप दोनों से ये सवाल है कि जैसे छुट्टी पर हैं आप लोग, तो डे ऑफ होता है, तो ज़रा दिल करता है कि अपनी पसंद का खाना हो। कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट इन बेड अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि वो मतलब खुद जाकर बनाए। तो फारूक भाई, आप कैसे छुट्टी कैसे मनाते हैं, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आपको तो बहुत ही कम मिलती हैं। पहली बात तो छुट्टी मिले तो आदमी सेलिब्रेट भी करे। जो वर्कोहॉलिक्स हैं उनके लिए तो संडे भी बड़ा वर्किंग डे होता है। पहले थोड़ा सा कभी वो छोले पूरी और वो खा लेते थे संडे के ब्रेकफास्ट में, या कभी ये पराठा खा लिया, मतलब ये अयाशी होती है इतवार वाले दिन। वरना नॉर्मल ब्रेड और उसके साथ बटर या एग रेगुलरली नहीं लेता, लेकिन हर दूसरे दिन मैं ले लेता हूँ, या संडे को ले लेता हूँ एग। तो बस ये फ़र्क होता है थोड़ा संडे में या दूसरे दिनों में। हाँ, और सरहा, आप कैसे अनवाइंड करती हैं अगर किसी दिन छुट्टी है तो? व्हाट काइंड, क्योंकि जैसे आपने कहा आपको खाने का शौक नहीं है, तो फिर क्या डू यू गो टू द स्पा, क्या ऐसा कुछ है जो आप करती हैं? लाइक ऑन संडे, बिकॉज इट्स अ चीट डे, राइट? सो आई हैव देसी घी का पराठा विद तिल की चटनी जो अम्मी बना के रखती हैं, सो आई हैव दैट ऑन संडे, फिक्स्ड। सही सही, दैट्स रियली नाइस। चलो, एक चीज़, एक रेजिमेंट बन जाता है। रेजिमेंट्स की जब बात करें तो फारूक भाई, आपको फिटनेस का शौक है? खुद भी रनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं या नहीं? बस काम ही आपको इतना थका देती है, इतना एग्जॉस्ट कर देती है कि बिल्कुल। मेरे ख्याल में दौड़ भाग भी है और मेंटल दौड़ भाग तो है आपके काम जो है वो एक्सरसाइज लेबर है। हाँ, बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें उसी में बराबर हो जाती हैं, और दिमाग की एक्सरसाइज भी हो जाती है और फिजिकल एक्सरसाइज। और
दिमाग का दही बन जाता है। वाकई बिल्कुल, हम लोग जो दूर से देख रहे होते हैं, जब स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं, हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि एक साथ एसोसिएटेड होती हैं। किसी की ज़िंदगी जो है, अब आपकी अगर आपने पॉलिटिकल करियर चूज़ कर लिया, ताकि आइडेंटिटी भी बन जाती है, तो आप उससे कहीं ना कहीं से तो एसोसिएशन रहता ही है। बल्कि आते जाते भी ना लोग ऐसे कहते थे, आपने तो आज ये बयान दे दिया, और फिर खुद टीवी पे सफाइयाँ दो, लोगों को सफाइयाँ दो, बड़ा मुश्किल काम है, कैसे हैंडल करना। बयान दो तो मुश्किल, ना दो तो मुश्किल, तो आप मतलब क्या करेंगे। तो फिर एक बयान दे के ही रिस्क लिया जाए और फेस किया जाए, और बात उसूली हो तो ठीक है, उस पर कायम भी रहा जाए। बिल्कुल, तो यही तरीका है। बाकी अच्छा, बीच में थोड़े हम जोक्स भी क्रैक कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने खुद मूड लाइट हो जाता है, मूड को भी हम लाइटर साइड पे ले जाके एलिवेट करते हैं। ये हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, वाकई सर, आप कैसे अपना स्ट्रेस मैनेज करती हैं? आई डोंट नो, मेरा तो ये होता है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ, जल्दी उठती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना लाजमी होती है। सो 7 या 6, कभी 6 होता है, कभी 7 आई गेट अप, 1.5 घंटा 2.5 घंटा वर्कआउट की, उसके बाद नाश्ता बनाया अम्मी के लिए, अपना लंच पैक किया शूट के लिए, फिर नाश्ता किया, गाड़ी आई 10 बजे, काम पे गई, घर आई 10 बजे, सब कुछ पैक दूसरे दिन का करके आई स्लीप। कल भी मुझे इतना था कि इतने बादल गरज रहे थे, मैं मुझे सुबह जल्दी उठना है, आई वांट टू स्लीप, और वो इतना, क्योंकि वो डर होता है ना, वो एकदम से वो बादल गरजने लगते हैं। वाकई हम कराची वालों को आदत कहाँ होती है। बिल्कुल, कल बड़ा मुश्किल रहा सोना, कि सो जाऊँ, बस ना सुनो और सो जाऊँ, खिड़कियाँ भी बंद कर दी थी। सही बात है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, टफ स्केड्यूल लगता है, और कभी कभार ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। बल्कि फारूक भाई, मैंने आपके बारे में तो ये भी सुना था कि मिधत जैसे जब बाहर पीएचडी कर रही थी, और ये तो आप विज़िट ही नहीं करते थे, जा ही नहीं पाते थे, अपनी मसरूफियात में इतना बिजी होते थे। तो कभी इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है, तो घर वालों को फिर आप कैसे मनाते हैं? जब आप बिज़ी होते हैं, ज़ाहिर है उनको भी टाइम देना, उनकी भी प्रायोरिटी है, वो अपनी जगह है, और फिर ज़ाहिर है आपके वर्क कमिटमेंट्स हैं, वो अपनी जगह हैं। तो घर वालों को कभी नाराज़ हो जाएं टाइम ना देने पे, कैसे मनाते हैं? ये तो है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंसाफ नहीं कर सकते फैमिलीज़ के साथ, घर वालों के साथ, बच्चों के साथ। मेरी बेटियां हैं अमेरिका में ना, तो मिधत बड़ी वाली वो पीएचडी कर रही है, उसकी होने वाली फ़िज़िक्स में पीएचडी कंप्लीट। छोटी वाली ने फिल्म मेकिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बैचलरशिप की है, वो कहीं इंटर्नशिप या जॉब वॉब कर रही है वहाँ LA में। और मेरी वाइफ भी वहीं थी, अफशा, फिर वो आ गई, 5-6 सालों से यहीं है। बच्चे हमें विज़िट करते हैं या हम बच्चों को विज़िट करते हैं ना, तो उसमें वो हमारा एक बड़ा लेजर टाइम होता है, और उसमें हम बहुत नाश्ता साथ कर रहे हैं, कहीं चले गए, फिर खाना भी साथ खाया, फिर किसी साइट को विज़िट कर लिया, मूवी साथ देख लेते हैं। हाँ, अभी सिनेमा गए थे हम लोग जी, और वो कौन सी एक मूवी वो देखी, सिम्बा। अच्छा, यानी मूवीज का वैसे खुद शौक रखते हैं, जब वक्त लग गया तो देख लेते हैं। सही, ट्रैवल में देखते हैं, जहाज में। सिनेमा बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते, क्योंकि एक तो लोग बहुत आ जाते हैं, और बिल्कुल लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है हमारा। तो मेरा भी यही सवाल है कि आप जैसे जब एक बंदा पॉलिटिकल फिगर हो, साथ साथ सेलिब्रिटी भी हो, या सरहद जैसे आप भी, आपके देखने वाले, टीवी देखने वाले इतने सारे हैं, आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा पर्सनल लाइफ में भी कहीं जाके प्रॉपर्ली एंजॉय करना। जाहिर है वो लोगों का प्यार है, आपके अराउंड जमा हो जाएं, आपसे बातें करें, तो फिर उस वक्त क्या करते हैं, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, एक कहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं? जी फारूक भाई। मेरी बेटी साथ होती है ना, वो लाइन ड्रॉ कर देती है, बस बाबा के पास अब नहीं आना। तो वो कर देती है। और ज़रा आप कैसे रिएक्ट करती हैं जब लोग इतने सारे आते हैं? एंड बिकॉज आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है, तो ओवरवेलमिंग तो लगता होगा थोड़ा बहुत? ओवरवेलमिंग लगता है, बट कुछ सवाल होते हैं लोगों के जो बहुत अजीब होते हैं, हाँ, जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं होता, और फिर आप बस यूँ करते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मतलब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका आपको खुद जवाब नहीं पता होता कि यार मैं आपको क्या बोलूँ, मैं क्या जवाब दूँ। सो कुछ वियर्ड चीज़ें होती हैं, बट स्माइल करके यू हैव टू लेट गो, यही एक चांस होता है, और कुछ भी नहीं होता। क्रॉस फिंगर्स करके बैठ जाए। हाँ,
वैसे बिल्कुल हमें तो फारूक भाई से टिप्स लेनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सैबोटाज होता है और कितने अच्छे तरीके से डील करते हैं एक पॉलिटिशियन की ज़िंदगी। हमने टफ टाइम बहुत ज़्यादा फेस किया ना, बिल्कुल हर तरीके से लोग जो स्क्रूटिनी करते हैं। लेजिटिमेट चाइल्ड इज ऑल्सो एन अनवांटेड चाइल्ड। तो 4-5 बच्चे, उसमें किसी एक बच्चे के साथ अच्छा सलूक नहीं करते कभी कभी माँ बाप फॉर नो रीज़न और देयर मे बी। तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने वो टाइम, लेकिन फिर हमने ये भी एक मुहावरा था उसको, वो बड़ा काम आया कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। सही बात है। तो बस फिर हमने कहा शायद हम बने ही इन्हीं चीज़ों के लिए है, और बड़ी सख्त मिट्टी है हमारी, तो फेस करते हैं। और फिर बहुत से चैलेंजेस फेस किए, फिर अच्छा वक्त आया, बिल्कुल, फिर नज़र लगती है, फिर बुरा वक्त शुरू हो जाता है। खैर ये रोलर कोस्टर राइड है। हाँ, ये तो चलता है। शायद फिर वो शेर भी काम आता है कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, चाहे वो आग के दरिया ही क्यों। अच्छा, ये शायरी का शौक आपको कहाँ से हुआ था और किस तरीके से ये डेवलप हुआ था? क्योंकि शायरी से भी आपको काफ़ी लगाव है, जो मैंने जितना, अब आप ये बता सकते हैं सच है या नहीं। आज मुझे लगता है मैं अपने से ज़्यादा पेरेंट्स की नॉलेज जज कर रही हूँ। मैं खुद शायरी नहीं करता, यानी मेरे कोई गज़ल या शेर मैंने नहीं कहे, क्योंकि लेकिन पढ़ना पसंद शौक है और पढ़ते बहुत हैं। और उस ज़माने में कॉलेज लाइफ से, और ये बड़ा आसान तरीका है किसी को भी मैसेज देना हो तो शेरों में मैसेज देना आसान होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि कॉलेज लाइफ की जब बात होती है तो बड़ा केयर फ्री होते हैं हम लोग कॉलेज में, यू नो, वो जो आजकल योलो यू ओनली लिव वंस, आजकल हम लोगों ने तो अभी जब कॉलेज ग्रेजुएट किया हम ऐसे थे। आप इस तरह के नहीं थे, आप एक्टिविस्ट थे, आप मसाइल देख रहे होते थे, बड़े सेंसिटिव किस्म के होते थे। रोड पे चल रहे हैं तो आपको लोगों के मसाइल के बारे में पता चल रहा है, तो फिर आप उसका फ़ौरन सोल्यूशन सोचने लगते थे। वॉलंटियर वर्क आपने काफ़ी किया, ये कैसे इनकलकेट हुआ आपके अंदर? देखो, सोशल और पॉलिटिकल एनिमल कोई हो तो उसका लोगों के साथ वैसे भी मिलना जुलना ज़्यादा होता है, और फिर उसकी बात को लोग अप्रिशिएट करें, फिर महसूस हो कि आप कुछ उनके लिए कर सकते हैं, तो फिर आप खुद फील करते हैं कि आपको करना चाहिए। तो ये चीज़ें नेचुरली वक्त के साथ डेवलप होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपकी नेचर में होना चाहिए, गॉड गिफ्टेड ये चीज़ें, टॉलरेंस हो, पेशेंस हो, थैंकलेस जॉब है, उसके बावजूद क्रिटिसिज्म उसको बर्दाश्त करना। तो ये मैं समझता हूँ कि फिर मैं कहता हूँ ना कि अल्लाह ताला की सिलेक्शंस होती हैं। हाँ, तो किसी को अल्लाह ताला सिलेक्ट कर लें अपना काम करने के लिए, किसी को जरिया बना लें। बिल्कुल। अच्छा सर, कमबख्त तनों के बारे में बताएं कि कमबख्त तनों का जो पूरा एक्सपीरियंस था आपका, कैसा रहा था? बिकॉज़ मुझे जहाँ तक लगता है, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि कमबख्त तनों एक टर्निंग पॉइंट आया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने आपका काम पसंद किया था और देखा था, और फिर वहाँ से सरा असगर का नाम जो है ना आ गया था कि नो, सरा असगर इज़ हियर एंड शी इज़ हियर टू स्टे। तो कमबख्त तन्नों की अपॉर्चुनिटी कैसे आई थी? एंड देन ऑफ कोर्स जो जनरली ड्रामे की लुक और फील थी, कोई नई लड़की ऐसे जब आए किसी उसमें, तो अ लॉट ऑफ देम आर नॉट विलिंग टू डू सच कैरेक्टर्स कि भाई हम ऐसी क्यों करें। आप अगर लीड भी दे रहे हैं, कोई भी रोल दे रहे हैं, तो ये नहीं ग्लैमराइज्ड रोल होना चाहिए, वो ज़्यादा आसान होता है। तो कैसे ये जर्नी चली, कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे ये ड्रामा करना है? अच्छा, कमबख्त तन्नों के साथ साथ एक ड्रामा चल रहा था वादा, जो काफ़ी हिट था उस टाइम पे, जिसमें शाइस्ता थी हमारे साथ। तो वो और कमबख्त तन्नों साइड बाय साइड चल रहे थे। एक जगह आई वाज रियली पॉजिटिव एंड कमबख्त तन्नों में था कि आई वाज रियली नेगेटिव। तो नेगेटिव में लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, इन अ सेंस कि बहुत गालियाँ दी, कि मतलब जब गालियाँ देना होता है तो मतलब आपको अप्रिशिएट, आपने अपना काम कर दिया वहाँ स्क्रीन पे जाके। तो वादा वाज वन ऑफ द रीज़न कि लोगों को पता चला कि सरा असगर कौन है। फिर कमबख्त तन्नों, क्योंकि वो चला काफ़ी अरसे तक, मतलब 2 साल हमने काम किया है कमबख्त तन्नों में, तो उसकी जर्नी अच्छी थी बट ऑन एंड ऑफ होती थी। बट बब्बन खाला में हमने 5 महीने एक साथ काम किया है विद लाइक 13, 14, 15 पीपल एट अ टाइम ऑन अ सेट। तो वो होता था, इतना सा रूम होता था, हम 15 लोग होते थे, और उसमें एडजस्ट करना कभी कभी मुश्किल होता था, लेकिन मज़ा बहुत आता था। हम इतनी ख़वातीन लड़कियां थी कि कोई नहीं सोच सकता कि इतनी लड़कियां किसी सेट पे होती होंगी। हम लोग नहीं लड़ते थे, हम लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ते थे। बिल्कुल। अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं कि आपकी भी 2 बेटियां हैं, और फीमेल्स के बारे में परसेप्शन क्यों होता है कि अगर 2 फीमेल्स एक साथ हो तो ज़रूर लड़ाई होनी है, वरना हम बेचारे तो इतने खुशी खुशी रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो हम पे इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है? एक्चुअली ये है ना कि मर्दों का डोमिनेशन तो रहा है जी, अज़ल से, मुझे नहीं पता अब तक रहेगा नहीं रहेगा।
आगे क्या होगा। तो इसलिए शायद उन्होंने अपनी सहूलत के लिए, ताकि उनके ऊपर फोकस ना हो, उनकी चीज़ों पर डिस्कशन ना हो, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो परपेचुएट किया है, कायम रखा है कि यही एक परसेप्शन ख़वातीन का बन जाए कि वो बातें ज़्यादा करती हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल में मैंने ज़्यादा बातें की हैं आप लोगों नहीं, आई लाइक दैट आंसर, हैट्स ऑफ टू दैट। अच्छा, आपके सियासत जो है ना, आपके खून के अंदर घुट घुट के कहते हैं ना भरी हुई है। मैंने एक स्टोरी सुनी तो नहीं, मैंने जब रिसर्च करी थी तो मैंने देखा आप डॉक्टर आमिर लियाकत के शो पर गए थे, वहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार आपने स्टोरी सुनाई थी अफशा भाभी के बारे में कि कैसे वो वैकेंसी फुल करने का जो आपने वो बोला था ना वर्ड, वो स्टोरी ज़रा हमें भी थोड़ी सुनाई कि क्या क्या था ये इस तरीके से जो आपने अप्रोच किया उन्हें, और बड़ी उनकी हिम्मत है ऐसे सियासतदान कोई और वो इस तरीके से मोहब्बत का इजहार कर रहा हो, तो मैं तो ऐसे हो जाती कि अल्लाह ये क्या हो रहा है। तो ज़रा हमें उसके बारे में भी बताएं थोड़ा। मेरे ख्याल में मेरी कॉलेज लाइफ में शायद अफशा और इनकी फैमिली आई थी, और प्रिंसिपल जो थे हमारे कॉलेज के वो अफशा के नाना थे, तो उनके ऑफिस का पूछने आए वो, और मुझसे ही पूछने लगी, वहीं मैं ही मिल गया उन्हें। तो फिर मुझे क्लिक किया था ज़ाहिर है, और तो मैं खैर ऑफिस तो उनको मैंने दिखा दिया, फिर उनकी वालदा को किसी ENT सर्जन को भी दिखाना, तो फिर मैंने कहा कि ये तो सारी खिदमत सर आँखों पर दौड़े दौड़े मैं गया और दिखाया जी। तो फिर मैंने अफशा से पूछा था कि भाई कोई कांटेक्ट नंबर या, क्योंकि उस ज़माने में सेल फोन वगैरह थे, हाँ, घर पर फोन, तो उसने गलत नंबर दिया, अपने घर का नंबर भी गलत दिया तो ढूंढा कैसे फिर आपने? हाँ, लेकिन चूँकि देखें वो कहते हैं ना कंसर्न, केयर, कमिटमेंट। हाँ, तो हुआ क्या कि 2 साल बाद फिर मैं जब डॉक्टर बन गया, फिर उसके 1 साल के बाद मैं मेयर बन गया, इलेक्शंस हुए और हमने लैंडस्लाइड किया। तो एक दिन पानी कराची का बंद होना था, तो टीवी पर मैं आया, तो इनकी अम्मी ने पहचाना, उसका भाई अरे इसको फ़ोन तो करो, ये तो कहीं से नंबर लेके, उसने वो ब्रुक बॉन्ड में काम करती थी, तो वहाँ से मुझे फ़ोन किया, तो उसने कहा मुझे पहचाना आपने? तो मैंने कहा अफशा 2-3 साल बाद में कैसे पहचान गया वैसे 2-3 साल बाद? मुझे, मेरी मेमोरी अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। आपकी मेमोरी तो वाकई बहुत अच्छी है। फ़ोन नंबर्स पहले बहुत याद होते थे मुझे जी, लोगों के नाम याद रखना, सारी चीज़ें। बल्कि अगर कोई इंसान से 1-2 बार मिल जाए तो आप खुद फिर कहते हैं अरे हम वहाँ पे मिले थे, भी मैंने आई विटनेस किया भाई ये। तो फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? बस फिर मैंने उसी वक्त फ़ोन, जब पहली ही फ़ोन कॉल आई थी, तो मैंने कहा कि बस बेटा इसी अपॉर्चुनिटी को सीज़ करना है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ये बताओ कि वैकेंसी फिल हो गई या खाली है? हाँ। तो उसने क्या मतलब? मैंने कहा बस समझ जाओ मैं जो कह रहा हूँ कुछ सिलसिला तुम्हारा हुआ है अभी? तुम तो उसने कहा नहीं अभी तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा अच्छा बस फिर मुझे बताओ कि मैं कब मिलूँ और तुम्हारे घर वालों से कोई बात करूँ या नहीं करूँ क्या? तो उसने कहा अच्छा मैं मम्मी से पूछ के बताऊँगी। तो बस। अच्छा, तो डर नहीं था थोड़ा बहुत? क्योंकि देखिए प्रिंसिपल का स्पेसिफिकली स्कूल कॉलेज टाइम पे ना एक रोब होता है, उस ज़माने में तो और ज़्यादा होता था जब आप कॉलेज लाइफ में थे, या जिस तरह मैं देखती हूँ जिस तरह बातें करते हैं उस वक्त अपनी प्रिंसिपल के बारे में। अब के बच्चे थोड़े ऐसे हो गए, लेकिन पहले तो प्रिंसिपल के जूतों की टक 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 आवाज़ आती थी ना, तो लोग सीधे बिल्कुल खास में बैठ जाते थे, और फिर प्रिंसिपल और वो भी नाना, तो डर कैसे था? नहीं, वो बहुत हम्बल थे और बहुत ही मुशफ़िक़ किस्म के इंसान थे, डॉक्टर कशफुद्दुजा। और उन्होंने भी शायरी की तरफ हम सबको थोड़ा सा लगाया था। एनाटॉमी के लेक्चर्स देते थे और बहुत अच्छे अशार पढ़ते थे, तो उनके लेक्चर्स में लोग जागते थे और लेक्चर्स अटेंड करते। कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनके लेक्चर्स में हम लोग सो जाते थे, तो बोरिंग नहीं होता था उनका लेक्चर। हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको सुनने में मज़ा आता है और फिर आप थ्रू आउट अपनी लाइफ जो उनको याद रखते हैं। नाना अपनी जगह, नवासी अपनी जगह। सही बात है, नाना अपनी जगह, नवासी अपनी जगह। ज़रा आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी, और अब जाकर जब आप टीवी पर आती हैं और एक ग्लैमर आपके साथ एसोसिएटेड है, तो आपके कॉलेज मेट्स या स्कूल मेट्स कभी मिलते हैं तो कैसे रिएक्ट, मेरी तरह ही रिएक्ट करते होंगे मेरे ख्याल से, कि कैसे रिएक्ट करते हैं? यही होता है कि ओ यू सो चेंज, हाउ मच वेट डिड यू लूज, कैसे कर लिया, कैसे क्या कर लिया, मुंह बंद करके यू कैन ओनली लूज वेट व्हेन यू ईट लेस, देयर इज नो अदर वे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही सवाल होते हैं, ओ हाउ इज लाइफ गोइंग,
डिफरेंट हो गया होगा अब तो, you know, ये नहीं सुनने को मिलता, बड़े लोग हो गए हैं। या एग्जैक्टली, अब तो लिफ्ट नहीं कराएंगे, अब तो ये नहीं करेंगे, you know, शादी का इनविटेशन किसी दोस्त का आता है, यार प्लीज आना, पता नहीं आओगी नहीं आओगी, आई विल कम बिकॉज़ यू आर माय फ्रेंड। तो होता अच्छा, है। लेकिन कई बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि शादी के इनविटेशंस जो है ना वो वैनिटी के पर्पस पे भी आ जाते हैं कि भाई फारूक भाई शादी पर आएंगे, हम चाहते हैं हमारी बेटे की शादी पर। ऐसा ना आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो फिर तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा हर शादी पे ड्रेसअप करके जाना और इस तरह मिलना। मोहब्बत एक जगह लेकिन अपनी भी ज़िंदगी एक जगह, तो फिर कैसे डील करते हैं? हम लोग तो रिकॉर्ड भी बनाते हैं कि एक दिन अगर 10 इन्विटेशन है तो जैसे आप कल का ही बता रहे थे, 9 इन्विटेशन 9 शादियों में पहुँचे, 8 में पहुँचे, लेकिन वो टाइमिंग ऐसे हैं कि फिर ट्रैफिक होता है, फिर शहर इतना बड़ा हो गया है कम्यूट करना, तो 3-4 शादियों में तो जाना पड़ता है रोज़ाना, ऑलमोस्ट एवरी 3 कम से कम 3। बिल्कुल। और सरा आप कैसे फिर हैंडल करती हैं? इन दिनों आई गेस बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही थी, कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, तो फिर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ या तो इसमें जाने या तो इसमें जाने, और यूजुअली इतने इवेंट्स होने लगे हैं कि समझ नहीं आता कौन से वाले पे जाया जाए। हाँ। तो या तो कभी वलीमा छूट जाता है, उससे पहले मेहंदी, शादी, शलीमा, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। सो आई थिंक वो आई अटेंड एक इवेंट एक करके। हाँ, सब इवेंट्स में नहीं अटेंड कर सकती, सबके साथ फेयर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शादी मिस हो जाए तो उनके बच्चों के फिर उसमें अकीके में जाना पड़ता है। सही बात है, हमारी ये सारा मैनेज करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना पड़ता है। हमारी बातें यहाँ पे चलती रहेंगी, बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मेरा नाम है युसरा एजाज खान। अगर आपको शो का हिस्सा बनना है और हमें कॉल करनी है तो कॉल ज़रूर कीजिए। सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं और हम आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी मज़ेदार किस्म की बातें, चिट चैट तो चलती रहेगी, लेकिन कभी कभार बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक स्टेप बैक करें और रिफ़्लेक्ट करें अपनी अपनी सराउंडिंग्स पे, अपनी ज़िंदगी पे। देखें कि आसपास चल क्या रहा है और किस तरीके से दुनिया फंक्शन कर रही है। जब आप रिफ़्लेक्ट करना शुरू हो जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे ना इंसान हैरान तो एक जगह होता है, परेशान भी होता है कि ये दुनिया में क्या चल रहा है। दूसरी जगह अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह ऐसे लाइफस्टाइल में रखा हुआ है कि हम अपने घरों में महफूज हैं, अपनी फैमिली के साथ महफूज हैं। वीकेंड पर बड़ा ही एक डिस्टर्बिंग वाक़या हुआ था साहिवाल में। आप लोगों को भी यकीनन पता होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपलोड हुई है उस वाक़े की, जहाँ पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत ही इनोसेंट मासूम लोगों को विदाउट एनी एलिगेशन, विदाउट एनी प्रूफ, बस उन पे ओपन फायर किया है और उनको ऐसे बस ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और उसके बाद अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट्स आए कि जी जो ड्राइवर जीशान थे वो टेररिस्ट थे, और अगर कोई टेररिज्म का कोई एक्ट चल भी रहा था तो जान लेना, क्या सिर्फ जान लेना ही सोल्यूशन था? और इस तरीके से जान लेना कि मासूम बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स को मार देना, क्या यही सोल्यूशन था? क्या ये इंसानियत होती है? हमें, अगर हम इस्लाम के बारे में बात करें तो इस्लाम तो हमें अपने दुश्मनों को भी ऐसे ट्रीट करने को कहता है कि जब आप पढ़ते हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल अगर देखते हैं, जितने जितने जुल्म उन पे लोगों ने कहे उन्होंने माफ़ कर दिया। मैं टेररिज्म में अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रही कि आप टेररिस्ट को माफ़ कर दें, लेकिन जिस तरीके से डील किया गया उस सिचुएशन को, क्या वो वाहिद तरीका था डील करने का? क्या वो सिर्फ अकेला हल था, उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता था? और जब आप उन बच्चों को देखें, जो 3 बच्चे जिनको छोड़ दिया था, जिनको निकाला था उस गाड़ी से, उन्हीं के सामने उनकी माँ को, उनके बाप को 13 गोलियाँ उनके जिस्म के अंदर डालकर उनको ख़त्म किया गया है। उनकी बहन को, बड़ी शादी पे जा रही थी वो फैमिली, खुशियों को बांटने जा रही थी,
और किसने सोचा था, या कौन ज़िंदगी के बारे में इतना सोचता है कि ज़िंदगी इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है और ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और फिर कोई अकाउंटेबिलिटी होती है या नहीं होती है उसकी, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उन बच्चों के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो एक तो 7 साल बेटा था उनका, बेटे को भी गोली लगी, और 2 छोटी छोटी 5 साल 6 साल की बच्चियां जो साथ बैठी हुई थी। क्या कभी आप लोगों ने सोचा, आप लोगों ने तो यकीनन सोचा, लेकिन जो काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने सोचा था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है और किस तरीके से, किस अजियत से वो बच्चे रोज़ गुजर रहे होंगे? क्या उनकी नींद कभी वो अभी इस पूरी सिचुएशन के बाद कभी भी ज़िंदगी में प्रॉपरली सो पाएंगे? क्या अपने माँ बाप को याद नहीं करेंगे? उनका कौन उनके गार्डियनशिप कौन लेगा, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? और फिर उन्हीं बच्चों को पेट्रोल पंप पे छोड़कर आगे निकल गए। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? कभी आप अपने अराउंड सराउंडिंग्स में देखें ना तो बड़ा दुख होता है, और बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या था। उसके बारे में डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ज़ाहिर है मैस मीडिया पर हैं, तो लोगों को डायलॉग तो क्रिएट करना चाहिए। मुझे और आपको इस चीज़ के बारे में बात तो करनी चाहिए। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो अपनी बात से ही हम चीज़ों का हल ना निकाल सकते हो, लेकिन एक हेल्दी कॉन्वर्जेसन करें तो बेहतरी की तरफ तो जा सकते हैं। आई वॉज शुक जब मैंने सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी थी, मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, बहुत दुख हुआ था उन बच्चों का, सोच सोच के दुख हुआ था। हमने अपने शो पे आज बुलाया है सरवत नसीम को। सरवत नसीम इज़ साइकोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? सरवत, आपको बुलाने का यही मकसद था कि आप ज़रा एलैबोरेट तो करें ऑफ द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, जिसके बारे में हम जितने भी लोग सेट पर हैं सोच भी नहीं सकते कि क्या उन बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा इतनी टेंडर एज पे। 5 साल 6 साल 7 साल क्या उम्र होती है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी जो ये सिचुएशन हुई है। अब इसमें अगर सिर्फ स्ट्रेस की मैं बात करूं तो वैसे ह्यूमन बींग्स के रेजिलिएंट होते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं, बड़े छोटे जिस भी एज के लोग हों। लेकिन ये जो वाक़या ख़ास तौर से, और ये जो अंडर 5 के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, ये असल में हम जितने लोगों को देखते हैं ना, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, इनका हमने पैटर्न ये देखा है कि जो भी इनके स्ट्रेस की रीजनिंग्स होती हैं ना, वो जो रीज़न होता है वो बेसिकली चाइल्डहुड में ही सेट होता है। तो जब भी हम उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, तो उसका जो फैक्टर होता है वो चाइल्डहुड से जाके मिलता है। तो स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि बच्चों के अंदर वो कोपिंग स्किल्स नहीं होती जो बड़ों के अंदर होती हैं। बड़ों को पता होता है मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है, या उनको सिम्टम्स रिकग्नाइज वो कर सकते हैं, फिर भी उनकी एबिलिटी होती है। लेकिन बच्चों को तो स्ट्रेस का मतलब भी नहीं पता होता। बिल्कुल, तो और उनको ये नहीं पता होता कि वो फील कर रहे हैं अगर कुछ, तो वो असल में क्या है उसका नाम नहीं फीलिंग का नाम नहीं पता होता कि उनको एंजाइटी हो रही है, उनको स्ट्रेस हो रहा है। तो सबसे बुरी बात ये होती है कि बच्चों को वैसे भी हम घर में इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उनको इन चीज़ों से एक्सपोज नहीं करते। फैमिली में कोई इशू होता भी है तो बच्चों को बड़े लाइट अल्फाज में, बहुत छुपा छुपा के, बचा बचा के बताई जाती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि उनको उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, उसको कोप करना नहीं आता, डील करना नहीं आता। अगर उनको कुछ फीलिंग होगी भी तो वो आपको अल्फाज में बता नहीं पाएंगे। तो हम इस तरह उनको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं। अब जो एक तो माँ बाप, अगर बच्चे को स्ट्रेस हो भी जाए तो माँ बाप सबसे अच्छा सोर्स होते हैं बच्चे को डील करने के लिए। यहाँ सबसे जो सैड बात है वो ये कि माँ बाप ही नहीं रहे जो कि बच्चे को फिर वो वाली प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे सकते थे। ट्रॉमा तो ये भी कि आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, आपकी बहन, जो बड़ी बहन जो कि एक माँ बाप का रोल शायद रिप्लेस कर सकती थी, वो इस दुनिया में नहीं रही, और फिर आपके सामने ये सब कुछ हुआ, उसका भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और एक आपके फैमिली मेंबर्स लूज करने का। शूटिंग वायलेंस जो है ये बहुत बड़ा एक, वैसे भी आप समझें टीवी पे देखना, बॉम्बिंग, शूटिंग, वायलेंस, ये सारी चीज़ें मूवीज़ में जहाँ पे रियल भी नहीं होता, दैट कैन इवन कॉज ट्रॉमा। तो आप समझें जो बच्चे खुद जिन्होंने रियल लाइफ में सिचुएशन देखी, अपने पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व देखा, इट इज़ अ ह्यूज ट्रॉमा फॉर देम। एंड बेसिकली ये पूरा ट्रॉमा के अम्ब्रेला में आता है कि दे विल बी अफेक्टेड विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एब्सोल्युटली। फारूक भाई, आपने भी यकीनन इस अफसोसनाक वाक़ये के बारे में सुना होगा, और क्या कहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरीके से हम बेहतरी की तरफ अब जा सकते हैं? क्योंकि जो इतना बड़ा लॉस हुआ है वो हम चाहें भी तो उन बच्चों के लिए हम रिप्लेस कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितने और बच्चे हैं इस मुल्क के, उनके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आपके नज़रिए में? देखिए, पहले तो ये कौमी सानिया है और इतना बड़ा चैलेंज है कि अगर लोग मुश्तइल होके कहीं रिएक्ट करते हैं तो वो ज़ाहिर है कि उनका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है किसी भी
गिवन सरकमस्टांसेस में ना। लेकिन अगर रियासत और उसके इदारे कानून हाथ में ले, जिन्हें कानून के मुताबिक चलना है, कानून को प्रोटेक्ट करना है, कानून की बालादस्ती को कायम करना है, वो अगर मावराए अदालत मावराए कानून काम करे, वहशत, सफ़ाकी और दरिंदगी है, क्या कहा जाए। ये ओवरऑल हमारे माशरे और हमारे मुल्क का इमेज भी जी पूरी दुनिया में कि भाई क्या ये जंगल का कानून है। बिल्कुल हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को भी ग्रो करना है, और उसमें यहाँ जो चीज़ लैकिंग है, पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी, जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, उनको सारे महकमों शोबों पर नज़र रखनी है, विजिलेंस रखनी है, उनका एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी या ऑडिट करना है, चेक एंड बैलेंस जिसे कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ लैकिंग है। और फिर जो पब्लिक पुलिस सेफ्टी कमीशन होना चाहिए जी, जो पुलिस ऑर्डर में था, पुलिस ऑर्डर की सारी चीज़ें आ गई थी, लेकिन पब्लिक पुलिस सेफ्टी कमीशन नहीं आया जिसमें लोग बफर बने पुलिस और लोगों के बीच में। ये इदारे सर्विस खिदमत के इदारे हैं, ये कोई जबर के इदारे नहीं, इनका तासुर ख़राब हो रहा है जी, पूरा महकमा बदनाम होता है, हर महकमे का हर आदमी ऐसा नहीं होता। बिल्कुल तो ये सारी बातें भी, और महकमे के बड़ों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, बिल्कुल हुकूमत की भी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, और पॉलिसी बनाने वाली पार्लियामान और उसकी स्क्रूटिनी, इन सब की जिम्मेदारी। और एज ए पाकिस्तानी हम सब का चैलेंज है कि ये वाक़या सानिया साहिवाल जैसा वाक़या नहीं होना चाहिए। अली रज़ा आब्दी को शहीद किया गया घात लगाकर, टारगेट किलिंग में, ये सानिया नहीं होना चाहिए। ज़ैनब बेटी के साथ जो कुछ हुआ, ये सानिया नहीं होना चाहिए। तो ये तो इंसानी ज़िंदगी है। दूसरी तरफ डॉलर 140 का हो गया जी, अब ये 200 का नहीं होना चाहिए। ये हमारे चैलेंजेस हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को हम कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, ये चैलेंजेस। एब्सोल्युटली। और देखें इस तरह के चैलेंजेस जो दीगर किस्म के चैलेंजेस हैं, ये हर पाकिस्तान में ही नहीं, हर ममालिक में इस तरह के मसाइल आते रहते हैं। डील करना, टैकल करना अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि अब हम अपने मुल्क को अपना समझ के करें, या अपने मुल्क को ये समझ के करें कि भाई ये तो ज़िम्मेदारी हमारे सर पर आ गई है। तो देखें उम्मीद तो मेरी यही है कि कुछ एटलीस्ट अच्छा निकल आए। लेकिन ये जो जैसे ज़ैनब का जो केस था, जो कि वो भी बहुत ही दर्दनाक था, इन सारे केसेस में ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारी कौम में यूनिटी आ गई है। हम बहुत अलग अलग नेशन, हम अलग अलग एक नेशन तो कहने पे हैं, लेकिन अलग अलग आइडेंटिटीज़ में डिवाइडेड हैं। यहाँ हम लोग कहते हैं कि भाई हम तो फ़लाने सेक्ट से हैं, हम तो फ़लाने प्रोविंस से, हम इन चीज़ों में डिवाइडेड हैं, डिस्क्रिमिनेशन में डिवाइडेड थे। लेकिन जब अपने बच्चों की बात आती है, APS का भी जब इंसिडेंट हुआ था, तो हमारी कौम जो है वो यूनाइट हो गई। एक अच्छी चीज़ ये निकली थी। आगे सरवत आप क्या देखती हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन को आगे डील करना चाहिए, वो आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे साहिवाल में जो दर्दनाक वाक़या हुआ है उसके बारे में, और थोड़ी बहुत डिस्कशन उन बच्चों के बारे में करें जो कि ज़ाहिर है अभी हैं, और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। एंड अब ज़िंदगी तो है ना उनके पास, तो अब उन्होंने वो जीनी है, किस तरीके से, किस मसाइल के साथ वो गुजर रहे होंगे। अगर हम उनके दर्द को समझ लें तो शायद कुछ ऐसे लोग हों जो उनकी बेहतरी के लिए कुछ और कर सकें, जो अब उनके माँ बाप नहीं हैं, उनके सर पे एक साया नहीं है, तो वो शायद उसका कमी तो नहीं पूरी कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अपना रोल शायद शो करें। तो सरवत, मैं आपसे यही बात कही थी कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसके तो इम्प्लिकेशंस होंगे, उन पर किस तरीके से डील करना चाहिए। वैसे तो पर्सनली आई ऑल्सो नो कि उनको एक थेरेपिस्ट को विजिट करवाना अब शुरू करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, लेकिन कौन डील कर रहा है उन बच्चों के साथ ये नहीं पता, किसकी गार्डियनशिप में आप रहेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, हाउ शुड पीपल गो अबाउट इट? अच्छा, जैसे अभी फारूक साहब से मैंने पूछा तो ये बता रहे हैं कि पंजाब में है एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी जो कि उनको फिर अडॉप्ट कर लेगी और उनके पास वो रहेंगे। तो देखें, खाना पीना और बेसिक नीड्स तो उनकी वहाँ पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऑफ कोर्स जब एक तो पेरेंट्स की कमी और दूसरी चीज़ ये इमोशनल स्ट्रेस जो बच्चों ने फेस किया है
उसकी कमी को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऑफ कोर्स एक थेरेपिस्ट, काउंसलर कोई एक उनके साथ अटैच होना चाहिए जो कि वीकली बेसिस या ट्वाइस अ वीक बेसिस पे राइट नाउ उनके साथ मौजूद हो और उनकी हर तरह की फीलिंग्स, क्योंकि असल पर्पज़ ये होता है कि बात करना शुरू करें, चाहे जितना भी स्ट्रेस हो रहा है वो बच्चे उसको कम्युनिकेट करें और किसी ना किसी तरह से इवन ज़रूरी नहीं होता, जैसे मैं आपको कह रही हूँ बच्चों के पास वो वर्ड्स नहीं होते अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम बच्चों से आर्ट थेरेपी कराते हैं और डिफरेंट सैंड प्ले होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कि वो स्ट्रेस निकल कर आता है, रिकग्नाइज होता है और फिर उसको डील करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना के उनके साथ एब्सोल्युटली। उसी के साथ हमारे पास है एक कॉल, हमारे साथ सर बुलंद खान है, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। इस ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे अलग अलग क्यों ना हम लोग डिवाइडेड हों इन डिफरेंट पार्टीज़, उनके ओपिनियंस को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें अभी आज हमारे साथ फारूक भाई भी हैं, हमें नहीं पता क्या पॉलिटिकल क्या क्या इश्यूज हैं जिनसे वो लोग डील कर रहे होते हैं, हम सिर्फ एक एंड, आइसबर्ग का एक एंड देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे टेक्निकलिटीज़ किस तरह की हैं वो बेहतर फारूक भाई और दूसरे पॉलिटिशियंस जो कि इस सिचुएशन के डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स तो हैं ही, लेकिन डायरेक्टली पूरी लॉजिस्टिकली भी उसके अंदर घुसे हुए हर तरीके से उसकी मैनेजमेंट करें, तो हमें बेहतर ओपिनियन उनका ही मिल सकता है और बहुत रियलिस्टिक हम अप्रोच जो है ना उनके थ्रू देख सकते हैं, तो उनकी भी राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मुझे आपसे पूछना था ये जो साहिवाल का इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है और किस तरीके से अब जो इंसिडेंट हो गया हम उन बच्चों की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमारा किस तरीके से जो है वो हमें हेल्प आउट कर सकती है, उन बच्चों को हेल्प आउट कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, फारूक भाई को, साथ बैठे तमाम मेहमानों को, आपको। साने साहिवाल एक दिल खराश वाक़या है, हम सबों के जहनों पर और हमारे दिलों में इस वक्त एक दर्द है। हम इस दर्द को फील करते हैं, हमारे कायद इमरान खान साहब ने इसको फील किया और हम इन वाक़े में जो भी लोग मुलविस हैं उनको करार वाक़ई सजा भी दिलवाएंगे और इस पर एक एग्जाम्पल बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन हुकूमतों में इस तरह के वाक़यात पर पर्दा डाला गया है। इस वक्त इदारे के लोग भी इस पर जो है कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हक़ाइक़ आवाम के सामने लेकर आएंगे, क्योंकि एक हमने मदीने की रियासत का एक आवाम को ख्वाब दिखाया है। हमने बात की है मेरिट की, हमने बात की है इंसाफ की, हमने बात की है कि इस माशरे के अंदर हम अदल और इंसाफ लेकर आएंगे। लेकिन अब हमारी हुकूमत है और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके तमाम मुजरमात और उनके साथ साथ इसके तमाम जो हक़ाइक़ है वो आवाम के सामने लाना चाहते हैं और इस पर एक GIT तश्कील दी गई है। हमने जो पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन की या उसके बाद दीगर जो कमेटी बनी है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उससे हटकर एक GIT हमने बनाई है जिसमें आला इदारों के सरबराहान या ऐसे लोग उनमें शामिल हैं जो अपनी अच्छी साख रखते हैं। तो हम उस GIT की रोशनी में खान साहब जो है वो इतने इस वक्त परेशान हाल हैं कि उनको इसका दर्द की वजह से वो बच्चों को देख नहीं पा रहे। हमारे सदर आरिफ अली साहब ने भी इस पर ट्वीट किया और आपने देखा होगा कि उनका भी हाल है कि वो इंतहाई दर्द की इसी कैफियत में है। अवाम इस वक्त इंसाफ चाह रही है और हम भी इंशाल्लाह इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करेंगे और जो तवक्कुआत तहरीक इंसाफ से लोगों की है, अवाम की है और एक जो हमारी जिम्मेदारी हम इंशाल्लाह नजूबी इसको अंजाम देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके ओपिनियन का। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हो और हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेहतरी के लिए कोई एक्शन ले, क्योंकि आवाम तो हमारी हिल गई है और ज़रूरी है लोगों को भी सेटिस्फाई करना, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। उसी के साथ एक और कॉल लेते हैं। हमारे साथ हैं आलिया भाभी फ्रॉम सारिम बर्नी ट्रस्ट। आलिया भाभी को तो आप लोग जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाभी, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, लेकिन ये सारी तकलीफ सूरत हाल जो है परेशान कर देती है और दुख में इजाफा कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या लगता है आपको कि किस तरह से मुल्क की बेहतरी की तरफ हम लोग जाएंगे और ये वाक़ये जो ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं किस तरह जो हम एट बेसिक लेवल, एट एन इंडिविजुअल लेवल, देखिए गवर्नमेंट का तो ओपिनियन हमें मिल गया, लेकिन एट एन इंडिविजुअल लेवल हम कैसे अपनी ज़िंदगी और अपने अराउंड लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं?
अगर मैं इंडिविजुअली कहूँ तो एक दौर था जब खाली सुबह के वक्त अखबार आया करते थे और अखबार भी अपने हिसाब किताब से निकला करते थे, जिसमें जो खबर शाया होती थी सब तक पहुंचती थी। इंडिविजुअली अब ये फर्क पड़ा है कि आप देखो कि इस वाक़े में भी जिस तरह से लोगों ने मूवी बनाई है, मूवी बना के वो शवाहिद जो दिए जा रहे हैं, जैसे कहा गया कि जी शीशे टिंटेड थे और मूवी आगे के शीशे टिंटेड नहीं थे, तो जो इंडिविजुअली लोगों ने सच की तलाश शुरू की है, ये एक कोशिश है। बस मैं सिर्फ यही एक बात इन लोगों को कहना चाहूंगी कि जब बोलो सच बोलो और जो भी आप गवाही देंगे, शवाहिद जमा करें, उसमें आपको बायस नहीं होना चाहिए और सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। यानी लोगों की जानों से आप इसलिए नहीं खेले कि किसी सियासी जमात को आगे बढ़ाना है, किसी को नीचे गिराना है, नहीं। इंडिविजुअली आप बात करेंगे लेकिन सिर्फ सच का साथ देंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जब हम इनजस्टिस के बारे में बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये भी एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ही हुई, क्योंकि क्या किसी की जान किसी और की जान से कम है? क्या अगर गरीब है तो उसकी जान की वैल्यू नहीं है? इस तरह की दीगर डिस्क्रिमिनेशंस हमारी एक स्पेसिफिकली MQM के जो जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं उनके साथ, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के साथ फाइट किया है और हमेशा किया है। तो ये चीज़ें तो आपको वो कहते हैं ना कि दिल पे लगती होंगी। किस तरह से आपका डिस्क्रिमिनेशंस देखने का, इनजस्टिस देखने का सफ़र MQM के साथ शुरू हुआ था और कैसे आपने फिर उसका डट के सामना किया, और आज की सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे उसके हवाले से? देखिए, सियासी, माशरती और माशी नाइंसाफ़ी तो होती है, उसके ख़िलाफ़ पॉलिटिकल अमल, एक सियासी अमल कायम होता है। तो MQM भी यही फिनोमिनन है। अच्छा, लेकिन बात जब यहाँ आए कि उसकी जायज़ हैसियत को मानने की बजाय उसको आप मुस्तरद कर दें, बिल्कुल, और फिर इंसानी ज़िंदगियों को आप तल्फ़ करें, ज़ाया करें, और ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का जो तसव्वुर है, ये अर्ली 90s और मिड 90s में कराची में तो बहुत था। बाद में फिर बलूचिस्तान, फिर पंजाब के भी कई इलाक़ों में ये देखने में आया। तो किसी की भी ज़िंदगी आइन और कानून से मावरा आप नहीं ले सकते, उसको जीने का हक़ नहीं छीन सकते जी। आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10 है, 10A फेयर ट्रायल। आप जब तक किसी को उस पर इल्ज़ाम लगा के उसे पूरा मुकदमा उसको हियर आउट करना है, उसको सुनना है, तो उसके बगैर तो ये इजाज़त है ही नहीं। तो ये अगर हम अपने ही आइन और कानून को पामाल करेंगे तो फिर हम कैसे इंसाफ देने के दावेदार बनेंगे? जंगल का कानून नहीं होना चाहिए, और हम एक माशरा है, एक फिर जमहूरियत है, तहजीब याफ्ता लोग हैं, हम कहते हैं, तो फिर हमें साबित भी करना है, पूरी कौम के लिए चैलेंज है। बेशक बेशक। उसी के साथ हमारे साथ लाइन पर हैं चौधरी मंसूर साहब फ्रॉम PPP, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी सर, ये जो कल का वाक़या हुआ है, दर्दनाक किस्म का वाक़या, उस पर आप क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की क्या स्टैंडिंग है, और आप लोगों को क्या लगता है आपके नज़रिए से गवर्नमेंट को किस तरीके से एक बेहतर एक्शन लेना चाहिए? देखिए, एक तो पहले बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही मतलब जितना भी आप इसकी मजम्मत कर सकें, जिस तरह से भी आप इसको देखें। दूसरा ये है कि CTD ने बिलाशुबा एक अच्छा काम किया है पंजाब के अंदर, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, काम किया है, लेकिन इस वाक़े ने तो बिल्कुल हिला के रख दिया है सबको, और फिर ऊपर से गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, कभी एक वजाहत, कभी दूसरी वजाहत, कभी एक एक्ट, कभी दूसरा एक्ट, और हुकूमत कल बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आई। वो गुजरात जिनकी इतनी सी लंबी जुबानें थी, वो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आए इस इशू को हैंडल करते हुए। और अगर पंजाब के कुछ वज़रा बैठे भी तो उन्होंने और बजाय इसके कि इसको ठीक करते और ख़राब कर दिया। सो इस वक्त जो सूरत हाल है वो सेंटीमेंट्स बहुत हाई है, ना सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर लोग गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल। अब देखना ये है कि हुकूमत को पंजाब के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स के लिए एक साबिक IG नासिर दुरानी साहब को लेकर आए, एक IG को लेकर आए थे, बगैर वजह बताए उस IG को भी ट्रांसफर कर दिया गया और वो भी इस्तीफा देकर चले गए। बिल्कुल, जिससे इनकी पूरी जो रिफॉर्म्स थी और जो ये बातें करते थे उसकी कलाई खुल गई। अब देखना ये है कि क्या इस किस्म के वाकयात के बाद भी इस हुकूमत को होश आता है कि नहीं आता। बिल्कुल, ये देखने वाली चीज है। जी
बहुत शुक्रिया आपके ओपिनियन का, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी राय जानकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिफरेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करें, उनकी राय जानें और फिर देखें कलेक्टिवली, मुल्क तो कलेक्टिवली चलना है। एक इंसान अगर इलेक्ट हो गए है या एक पार्टी जो है वो अगर अभी एक्शन में आई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी दीगर पार्टीज उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं करें। उनकी कॉर्पोरेशन के बगैर मुल्क की बेहतरी तो नहीं आ सकती, और अगर मुल्क की बेहतरी नहीं आ सकती तो इसी तरीके से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल स्ट्रॉन्ग और सिक्योर नहीं हो सकता। दीगर किस्म की बातें हमने डिस्कस की, हमारी डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। अगर आपको हमारे शो पे कॉल करनी है और शो का हिस्सा बनना है तो ज़रूर कीजिए। सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स। ब्रेक पे जाने से पहले डिफरेंट किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस करें उनके लोगों के ओपिनियंस एंड देन ऑफ कोर्स फारूक सत्तार हमारे साथ है, उनका ओपिनियन हमने लिया था। लेकिन सरहा ज़रूरी है, आई डोंट लाइक के ये जैसे सुबह सुबह इस तरह की अफसोसनाक बात हो, लेकिन जैसे आप एक पब्लिक फिगर हैं और लोग यही होता है कि जो जिन लोगों को इन्फ्लुएंसर्स है ना, आप लोग एक तरीके से किसी की दिल की बात छू जाए तो वो क्लिक कर जाए तो लोग ज़्यादा उस पर रिएक्ट करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे, आपका ओपिनियन क्या है इस पूरे सिनेरियो में? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज़ जो हमारे मीडिया में कमी लगती है वो मीडिया एथिक्स हैं जो हमने पढ़े हैं अपने टाइम में, अपने कॉलेज में। तो आपका टाइम ज़्यादा पहले तो नहीं था, 2 साल पहले था। या बट मीडिया अपने टाइम में जैसे कि 10 इयर्स गुजर गए हो। नो बट द थिंग इज जब हमने नहीं पता कि हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकंड ईयर पढ़ा, सो एट आवर टाइम तो एक मीडिया एथिक में होता है कि एक बात करने का तरीका होता है एक ऑडियंस से। तो आप बच्चे से डायरेक्टली ये नहीं पूछ सकते जाके कि अच्छा आपने क्या देखा अपनी मम्मा में, तो इससे आप ट्रॉमेटाइज कर रहे हो बच्चे को। यू कैन नॉट आस्क सच क्वेश्चन। आप बच्चे को उस बच्चे के लिहाज से लेकर चलो ना, तो ये एक चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग जो मुझे हमेशा लगती है कि हमारे मीडिया में एथिक्स नहीं है सवाल पूछने के। आप ये नहीं देख रहे बड़ा है बच्चा है, बस ये आपको रेटिंग चाहिए, आपको बेस्ट न्यूज़ चाहिए तो आपने बात निकलवानी है। सो दिस इज रियली रियली सैड। आई थिंक हमारे मीडिया को थोड़ा देख समझ के सवालात करने चाहिए, क्योंकि अब वो से बच्चे ही रह गए। यू हैव नो अदर पर्सन टू आस्क। तो आप बच्चों से पूछोगे लेकिन एक तरीके से पूछोगे। आप तो डायरेक्ट ट्रॉमेटाइज करो, अच्छा बताओ क्या देखा आपने, कितनी गोलियां लगी, क्या हुआ। सो आई थिंक दिस इज रियली सैड। आई थिंक बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए सेटल होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सैड। बल्कि थोड़े टाइम पहले अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जनरली फॉलो किया तो एक न्यूज़ रिपोर्टर थी, एक बच्चा गुम गया था और उनका कोई केस चल रहा था कि मदर और फादर में इख्तिलाफ थे और अम्मी बस एकदम से गायब हो गई थी क्या। तो वो न्यूज़ रिपोर्टर ने फ़ोन पकड़ाया बच्चे को और कहा, किसी को कहा झूठी प्रिटेंड करो कि यू आर द मदर, और फ़ोन किया कि देखो मामा को आपसे बात करनी है। और मैं वो देख के हैरान थी कि आप इतने से 5 साल के बच्चे को कह रहे हो आपकी मामा को आपसे बात करनी है, उनसे बात करो। लाइक कहाँ पे हमारे एटिकेट्स कहाँ चले गए हैं, किस तरह हो गया है, बिल्कुल समझ नहीं आता। ये हम सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी और की ज़िंदगी अगर नहीं चेंज कर सकते तो अपना रवैया तो थोड़ा चेंज करें, अपना एटीट्यूड, अपने एथिक्स को थोड़ा चेंज करें। और अगर एक एक करके सब इसी तरीके से चेंज करेंगे तो फिर ऑब्वियसली एक वाइडर एस्पेक्ट पे हम चेंज देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा हमारी जो सीरियस कॉन्वर्सेशन होगी जो कि काफ़ी ज़रूरी भी थी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें सेट्स में मूड को ज़रा लाइट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जो हुआ है हम उसे भूल नहीं सकते और हमें उसके लिए काम ज़रूर करना है, वही ज़रूर उठानी है। लेकिन थोड़ा बहुत ज़िंदगी में बैलेंस लाना भी ज़रूरी है। तो सर आई थिंक आई विल मूव बैक टू यू कि आपने जितना काम किया हुआ है उनमें से आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा रहा है और क्यों रहा है? आई थिंक जिंदान वाज वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है और काफ़ी मज़ा भी किया है। और सेकेंडली बब्बन खाला की बेटियां जो चल रहा है उसमें तो हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। मतलब इतनी लड़कियां सेट पे होती थी कि हर दिन कुछ नया होता था एक्सपीरियंस करने के लिए। बिकॉज वी हैड साइमा जी, वी हैड मारिया वास्ती, वी हैड जवेरिया अब्बासी, वी हैड ऑल द बिग स्टार्स ऑन सेट।
तो रोज़ाना कुछ ना कुछ मज़े का करने को मिलता था, सीखने को मिलता था। हमारे जो डायरेक्टर उन्हें खाने का बहुत शौक है। हाँ। तो रोज़ाना इतने खाने आते थे। रमज़ान में हम लोग शूट कर रहे थे, तो रमज़ान का ऐसा टाइम होता था, टेबल ये पूरी भरी होती थी और सारे बैठे हुए होते थे और खाना ही खाना होता था, और पड़ोसियों से भी आ रहा होता था कि डायरेक्टर को खाना है। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन जब हमने वो पूरा ड्रामा किया एंड एक्सपीरियंस किया, वाज गुड। अच्छा, रमज़ानों में MQM में भी 90 में भी अलग ही माहौल होता था। मैं तस्वीरें देखती हूँ, बड़ा आप लोग फैमिली की तरह रहते हैं। कुछ सेलिब्रेट करना, किसी की बर्थडे हो तो सब जमा हो जाते हैं, इफ्तार के लिए भी ऐसे जमा होते थे। तो किस तरीके से आप लोग जब मिलते थे, कैसा सिनेरियो होता था, और क्या किस किस्म की फरमाइशें होती थी? आपको क्या पसंद है वैसे इफ्तारी में खाने के लिए, क्या स्पेसिफिक्स हैं? जो फैमिली की बात की, थोड़ी सी वो शैटर भी हुई है और उसको थोड़ा सा रीयूनाइट करना है जी। और वो जो हमारी शनाख्त थी ना, डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ों को कायम करना है। तो मेरे ख्याल में इफ्तार में भी ये होता था कि हम आम कारकुनों के साथ, लोगों के साथ, वहाँ 90 पे भी रोज़ाना इफ्तार होता था और कोई 300, 250, कभी 400 लोग आते थे और उनके साथ भी हम इफ्तार करते थे। तो थोड़ा सा वो लेगेसी अभी पीछे रह गई है, उसको रिवाइव करना है। बिल्कुल, और इंशाल्लाह रिवाइव। इफ्तार में क्या है, मतलब तलन में पकोड़े, मेरे ख्याल में बेस्ट पकौड़े तो आज भी मेरा खाने का बड़ा दिल चाह रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। लेकिन आज हम पकौड़े की वो वाला सिबलिंग ट्राई करेंगे जो बाहर स्टडीज के लिए गया था और रिवाइव होके वापस आया, प्रॉन टेम्प्यूरा। तो वो पकौड़े हुए एक तरीके के, लेकिन आम पकौड़े नहीं हुए। तो बिल्कुल कराची में थोड़ी ठंडक आई है, ये थोड़ा बेहतर है, वरना हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कराची को बुरा भला बोलते हैं। इस दफा कराची ने बोला अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अगर हम लोग आप लोगों से जैसे जनरली हॉबीज़ के बारे में बात करें, तो बचपन में किस किस्म की हॉबीज़ थी? क्या आज तक भी वही चीज़ें पसंद हैं फ्री टाइम में करना, या आप चेंज हो गया? जब भी फ्री टाइम मिले प्रोवाइडेड। बचपन में स्टैम्प कलेक्शन में, उसमें काफ़ी मैंने। अच्छा, और अभी तक रखे हैं आपके पास? हैं, अभी हैं, हाँ। फिर उसके बाद क्रिकेट का बहुत वो था, क्रिकेट बहुत खेली, और फिर गज़लें सुनना, लाइट म्यूज़िक सुनना। तो सिर्फ सुनने का ही शौक है या कुछ गुनगुनाने का? मैंने कहा पहले से बोल दूं, ऐसे ना यूसरा गाने के लिए, कुछ गुनगुनाने के लिए नहीं, मुझे तो सिर्फ सुनने का ही शौक है। तो सरा आप बताएं, बचपन में किस किस्म के शौक थे और क्या पसंद करती थी, और क्या अब जाकर व्हेन you're in your professional life तो कुछ चेंज हुआ है या अभी तक वैसे ही है? आई थिंक बचपन में डांसिंग का शौक था, अब भी इतना नहीं है, बट बचपन में बहुत ज़्यादा था। और बचपन में मुझे हमेशा मैचिंग कपड़े पहनने का बहुत शौक था। अगर मैं कुछ भी पहनूं तो वो सब मैचिंग, हाँ बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए था। लेकिन अब मुझे है कि आई लाइक स्टाइलिंग बेटर। सो मुझे होता है कि मैं इसके साथ ये कर लूँ। सो आई एम ऑलवेज लाइक अ वार्डरोब से ये निकालूंगा। आई लाइक टू डू ऑल दिस स्टफ इन माई फ्री टाइम। कि मैं इसके साथ हमेशा मेरे जहन में चल रहा था, इसके साथ ये पहन सकती। अच्छा, द वे आई सी योर इंस्टाग्राम, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हैं, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखने का बड़ा शौक है, एंड यू योर सेल्फ ऑल्सो वुड लाइक टू, एंड दिस इज जस्ट माई स्पेक्यूलेशन, आप बोल सकती हैं अगर मैं गलत हूँ, लेकिन यू योर सेल्फ वुड ऑल्सो, आई साउंड लाइक अ स्टॉकर, but you yourself would also like to get into like the social media influencer kind of a thing kabhi, so is that true? It's true. I am very good at social media stuff, but the thing is, I don't watch celebrities and all. कभी-कभी मेरी बहन मुझे टेक्स्ट करती है कि तुमने कितना बुरा किया, I need to show you tutorials. So it was the first time मेरी बहन ने मुझे मेकअप दिला के दिया, and it was her who taught me how to do the makeup. So मुझे इतना नहीं है कि मैं वीडियोस वगैरह ये सारी देखूं, but it's just generally in me. I think I overthink, क्योंकि हम जब ज़ैबिस में थे तो वी यूज्ड टू डू ऑल दिस आर्ट डायरेक्शन और ख़ुद करना, तो वो इतना आदत हो गई है अब हमें कि हमें सब चीज़ों का आइडिया है, कलर ये इसके साथ, सोफे के साथ वो सो इट गोज़ विद द ड्रेस ऑल्सो। अच्छा, इसके साथ ये जा सकता है, इसके साथ वो जा सकता है। बिल्कुल। आपने कभी थिएटर पे परफॉर्म किया है बचपन में? अब तो रोज आपका रोज का काम भी एक परफॉर्मेंस है, लेकिन कभी बचपन में थिएटर में परफॉर्म किया है? नहीं, बस वो शेक्सपियर ने कहा ना, वर्ल्ड इज अ स्टेज, एवरीवन हैज टू कम एंड प्ले हिज रोल, और हर रोल, और फिर उस रोल के बाद सबको जाना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारे शो का टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया। जाते जाते मैं चाहूँगी कि फारूक भाई आप एक मैसेज दे दें। सर हाँ, आप एक मैसेज दे दें। फारूक भाई, वी स्टार्ट विद यू। मैं समझता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ,
एंड फॉलो योर ड्रीम, तो यू विल अचीव दैट। मतलब अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए अल्लाह की ज़ात के बाद। बिल्कुल, अल्लाह ताला पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने ऊपर। एब्सोल्युटली। सरहा क्या कहना चाहेंगी? मैं यूजुअली दिस इज़ लाइक मैं 2-3 जगह पे ये चीज़ कह चुकी हूँ, और मेरा हमेशा होता है कि ना काम करें और अपने काम से काम रखें। ये एक चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, उसी के साथ हमारे शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने का। सरवत आपका स्पेसिफिकली, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू था जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस इम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमें डिस्कस करना ज़रूरी थी। उसी के साथ किचन पे अगर हम लोग एक नज़र डालें और देखें कि शाकरा की क्या प्रेजेंटेशन है, तो क्विकली शाकरा आप अपनी प्रेजेंटेशन हमें दिखा दें। जी, यहाँ पर प्राउन तैयार हो चुके हैं और ये प्राउन तंपूरा है। इनको मज़े से आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी ठंडक है, आज कराची में ठंड रहेगी, तो आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। साथ साथ ये स्पेशली तौर पे क्योंकि मुझे पता चला था फारूक सत्तार साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि हम प्राउन तंपूरा की रेसिपी बनाएंगे, और उसी के साथ में हमने मज़ेदार किस्म का स्ट्रॉबेरी ट्रैफल तैयार कर लिया है और फिर ठंडा करके खाएँगे इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। बिल्कुल। सरवत, जाते जाते एक मैसेज मेरी टीम चाहती है कि आप दे दें विद यू नो वो जो सिचुएशन पूरी हुई है उसके हवाले से, और क्योंकि आप एज अ साइकोथेरेपिस्ट बेहतर समझ सकती हैं इम्प्लिकेशंस के बारे में, आगे आने वाले साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बारे में, उसके हवाले से प्लीज़ छोटा सा मैसेज। जी बिल्कुल ज़रूर। एक तो जनरल मैसेज तो ये है कि आप फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल हेल्थ अपनी और अपने आसपास वालों की बिल्कुल उसका ज़रूर ख्याल रखें, और सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पे ना फोकस करें बल्कि सब लोगों की मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखें। और इन बच्चों के हवाले से ख़ास तौर से मैं कहूँगी कि किसी न किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट को उनके साथ एंगेज करें, और उनकी जो डेली हैबिट्स हैं, ख़ास तौर से उनका स्लीपिंग पैटर्न, उनका खाने का पैटर्न, और रिग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं है, वापस क्लिंग तो नहीं करने लगी, ये सारी चीज़ों पे नज़र रखें और उसके हिसाब से फिर उनको आगे लेकर चलें। एब्सोल्युटली। उसी के साथ थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे शो पे आने का बहुत 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 शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा भी हमारी इन्हीं सेट से मुलाकात होगी। विद दैट इट्स अ रैप फ्रॉम अस। टाइम थोड़ा कम है तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकते। कल मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। मेरी और मेरी पूरी टीम से आपको इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।